रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दुनिया फानी से कूच कर गए। आमिर लियाकत के मुलाजिम के मुताबिक उनकी गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हुई थी, उनके दिल में तकलीफ हो रही थी, इन्हें अस्पताल जाने का कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। जराये के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन को उनके घर खुदादात कॉलोनी से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत खराबी की इत्तला दी और बताया कि उनके कमरे से गुज़िश्ता रोज चीखने की आवाजें भी आईं। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत के घर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से जनरेटर चल रहा था और घर में जनरेटर का धुआं फैला हुआ था। पुलिस का कहना है कि आमिर लियाकत के घर से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। उनके मुलाजमीन और ड्राइवर से बयानात लिए जाएंगे। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधे घंटे कबल हुआ। आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत की लाश को निजी अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की गई। ताहम आमिर लियाकत के अहले खाना ने फिलहाल पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अहले खाना के मुताबिक बेटे के लंदन से वतन पहुंचने पर पोस्टमार्टम का फैसला किया जाएगा। पोस्टमार्टम न होने की सूरत में आमिर लियाकत की मैयत को चीपा सद खाने मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन के मुताबिक मौत की वजह मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगी। घर से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत को जिना अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। MNA आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ताहाल नहीं किया जा सका। रमजान छीपा का कहना था कि आमिर लियाकत की तदफीन के इंतजामात वो खुद करेंगे। मरहूम को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में दफन किया जाएगा। आमिर लियाकत का इंतकाल कैसे हुआ, वजह ताहाल सामने न आ सकी। SSP ईस्ट और पुलिस क्राइम सीन यूनिट ने घर पहुंचकर आमिर लियाकत के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया के नमूने हासिल कर लिए। SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ है। हम लोगों ने मुश्तरका हमारी जॉइंट टीम है और हम लोगों ने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। जिस तरह कि आपको बताया कि उनकी बॉडी वाज रिसीव्ड डेड एट आगा खान। हुकूमत सिंध की जानिब से आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल कमेटी बना दी गई। डिप्टी डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शहनीला के मुताबिक आमिर लियाकत की फैमिली ने फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। सब लोग यहाँ पहुँच गए थे, बट फैमिली की इजाज़त ना हो तो किसी की परमिशन के मतलब बगैर नहीं कर सकते इस तरह पोस्टमार्टम। अगर उनकी जो बेटा है जायज़ जो उनका मतलब वारिस है वो अगर इजाज़त देंगे तो उसके बाद ही हम लोग पोस्टमार्टम दूसरी जानिब समाजी रहनुमा रमजान छिपा का कहना था कि आमिर लियाकत की वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन के इंतजामात वो करेंगे। ये तदफीन के लिए देखें, अभी जब हम छिपा सरखाने पहुँचेंगे तो इनके कुछ फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, तो सलाह मशवरा करके जो है फिर इंशाअल्लाह ताला बताएंगे आपको। खानदानी ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में दफन किया जाएगा। महकमा औकाफ के मुताबिक तदफीन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा वक्त और मकाम का तयन नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, दानियाल सैयद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। दानियाल, आगाह कीजिएगा, छिपा सद खाने पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर अब तक अजीज़ो अकारिब और मदाहों में से कौन कौन पहुँचा है? जी बिल्कुल, छिपा सरखाने सदर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जज़ खाकी मौजूद है। अहले खाना ने पोस्टमार्टम से इनकार किया था, जिसके बाद जज़ खाकी छिपा सरखाने मुंतकिल किया गया है। तदफीन के हवाले से जो बात सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी, जहाँ पर दीगर मरहूमीन भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दफन है। ताहम नमाज जनाजे के वक्त और मकाम का तयन नहीं हो सका है। अहले खाना ने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम से इनकार किया है। अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब की आमद का सिलसिला जारी है, जो आखिरी दीदार के लिए छिपा सरखाने पहुँच रहे हैं। जो दूसरी साबका अहलिया तूबा हैं वो भी पहुँची थी अपनी फैमिली के हमरा, उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का आखिरी दीदार किया। और इस वक्त भी दोस्त अहबाब, न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर, TV होस्ट। ठीक है दानिया, बहुत शुक्रिया आपका, हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे। PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी जिंदगी में शोहरत की बुलंदियों पर रहे। वो बैक वक्त TV मेज़बान, मजहबी स्कॉलर, सेलिब्रिटी और सियासतदान थे।
बैक वक्त सेलिब्रिटी, मजहबी स्कॉलर, टीवी मेजबान और सियासतदान, सलाहियतों में जिनका कोई सानी न था, आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में सीनियर सियासतदान शेख लियाकत हुसैन के घर पैदा हुए। उनके वालिद भी 1997 में MQM की तरफ से रुकने कौमी असम्बली रहे। आमिर लियाकत हुसैन तालीम मुकम्मल करने के बाद बतौर टीवी मेजबान मुतारिफ हुए, जिसके बाद मजहबी, रमजान नशरियात और इंटरटेनमेंट समेत मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम्स की मेजबानी का एजाज हासिल किया। आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ताहम ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर मुंतज हुआ। 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत हुसैन के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवा साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले ली, जिसके बाद 5 फरवरी को आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल दानिया नामी लड़की से शादी की, जो तलाक पर खत्म हुई। दानिया से तलाक के बाद आमिर लियाकत हुसैन कई तनाज़ुआत और शदीद डिप्रेशन का भी शिकार रहे। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की निजी जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की जो कि नाकाम साबित हुई। आलिम ऑनलाइन में खुश आमदीद और नाज़रीन इकराम, अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इतनी इश्क की और मोहब्बत की और अक़ीदत की बातें हुई हैं कि अब मज़ीद गुफ्तगू अगर की जाएगी तो फिर वो जो की गई गुफ्तगू उसका हुस्न बिखर जाएगा। उस हुस्न को अपने अज़हान की ठंडक में फ्रीज करके रखना है ताकि वो ज़ाया ना हो सके। आमिर लियाकत को जितनी शोहरत मिली वो उससे कई गुना ज्यादा तनाज़ात में घिरे रहे। अपनी दिलकश गुफ्तगू से दिलों में घर करने वाले आमिर लियाकत अपना घर सही तरह से संभाल न पाए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा आमिर से की, जिनसे 2 बच्चे हैं। ताहम ये शादी 2020 में इख्तिताम पजीर हुई। आमिर लियाकत ने 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवां साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले लिया। रुकने कौमी असम्बली ने रवां साल 5 फरवरी को 18 साल दानिया नामी लड़की से तीसरी शादी की, जिसके चंद रोज बाद ही दोनों में कशीदगी शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। दानिया और आमिर लियाकत में कशीदगी के बाद कई मुतनाज़ा वीडियोस और व्हाट्सएप चैट भी मंजर आम पर आईं, जिससे आमिर लियाकत शदीद ज़हनी अजियत का शिकार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MNA आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस किया। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइश का बरामद। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आमिर लियाकत हुसैन के रिश्तेदारों से ताज़ियत भी की। आपको बता रहे हैं MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइश का बरामद। उन्होंने आमिर लियाकत के रिश्तेदारों से ताज़ियत भी की। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक मुतहरिक सियासतदान थे। अल्लाह ताला मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए और अपने ज़वार रहमत में जगह नायत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया दानिया ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट पर दानिया का कहना था कि आमिर लियाकत की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। जिना अस्पताल में नए बेड्स का इजाफा हो गया है। बिस्तरों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी है। महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जिना अस्पताल में नए बेड्स का इजाफा हो गया है। बिस्तरों की गुंजाइश 1100 से बढ़ाकर 2208 कर दी गई है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका, शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बहुत पड़ेगा जी, बोझ तो पड़ेगा।
7 रुपए यूनिट में तो पड़ेगा भाई। नहीं जाती है मुल्क के साथ जाती है, कौम के साथ जाती है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कब तक होता रहेगा? आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो इस वजह से कि आपके सामने ही है, हालात ऐसे चल रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत मसला हो गया है। कौन करेगा? एक तो हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि जो हम आदमी पूरा अखराजात कर सके घर के, और ऊपर से बिजली में और लोड शेडिंग तो बेहद जारी है। रात को 2 बजे जाके 5 बजे आ रही, और महंगाई हाँ यूनिट अलग बढ़ा दी, तो लोग परेशान हो रहे हैं। बदवाएं दे रहे हैं और क्या है, बदवाएं दे रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरे? किराया दें, दिन में 1000 रुपये कमाते, किराया दें या बच्चों को खिलाएं, किसको दें? KCL को दें। हम तो बोलते हैं मीटर ले जाओ उतार के। सनतकार डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा होने से किराए बढ़ने और बिजली महंगी होने पर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बरामद कुनिंदगान ने कहा है कि किराए बढ़ते हैं तो इसका बोझ सारिफीन पर ही जाता है। हुकूमत ने इंडस्ट्री की बिजली महंगी कर दी, अब 43 रुपए फी यूनिट में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? फी लीटर डीजल 60 रुपए महंगा होने से गुड ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। साथ ही हुकूमत ने IMF के दबाव पर बिजली का बेस टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे महंगी कर दी, जिससे सनतकार भी परेशान दिखाई दिए। तुरंगी इंडस्ट्री एरिया के बरामद कुनिंदगान अफीफ राशिद का कहना है कि अब तक डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा होने से गुड ट्रांसपोर्टर के किराए भी 60% बढ़ चुके हैं। ये भी कहा कि किराए बढ़ने से सनती लागत में इजाफा हो जाता है और इसका बराह रास्त असर सार्फिन पर ही मुंतकिल होता है। देखिए, किराए बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ने पड़ेंगे। जब हमारा 60 रुपये डीजल बढ़ जाएगा विद इन 10 डेज, तो ऑब्वियसली ये हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना, हमें ये देखना पड़ेगा। एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होगी, और जो फाइनल इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे आता है। जब भी हम ऐसी इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे आता है, क्योंकि हमारी जब कॉस्ट बढ़ी होगी हम उसी हिसाब से अपने कस्टमर की प्राइसिंग बढ़ा रहे होंगे। बरामद कुनिंदगान ने कहा कि हुकूमत ने बिजली का बेस टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक अब इंडस्ट्री को फी यूनिट बिजली 43 रुपए तक मिलेगी। इतने महंगे बिजली और गैस रेट पर कैसे सनतें चलेंगी, ये भी सोचा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, अराउंड मेरे ख्याल से 30% से ज्यादा बिजली का रेट भी बढ़ जाएगा इस पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 43 के करीब इसका फिगर आ रहा है कि 43% इंक्रीज हो जाएगा हमारा बिजली विद टैक्सेस और ड्यूटीज। बरामद कुनिंदगान ने कहा कि हमको बहुत पहले सस्ती बिजली पे मुंतकिल हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुए। अभी भी हम फर्नेस ऑयल डीजल से महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। अफीफ राशिद ने कहा कि अगर अब भी लंबे अरसे की प्लानिंग ना की तो हमेशा पाकिस्तान इन्हीं मुश्किलात में फंसा रहेगा। के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ देने की बजाय मजीद सताने लगी। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। उस्मानी कॉलोनी जेल चुरंगी के मकीन लोड शेडिंग पर शदीद बरहम हो गए। मजीद तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना। सख्त गर्मी के मौसम में क्या इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी के सताए उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। दिन में 16 से 17 घंटे बिजली बंद रहती है। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। रात में बहुत परेशान करते हैं, मच्छर सार परेशान होता है, नींद नहीं आता है, कभी बिजली चला जाता है, कभी आ जाता है। इतनी लोड शेडिंग है कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आवाम का तो टोटल बेड़ा गर्क ही करा हुआ है। इसके अलावा हमारा खुद पकवान सेंटर का काम है, जो कि गैस इतनी आती है कि मोमबत्ती हम कमा लें या गैस भरवा लें। रात में भी सूरत हाल है, कभी 3 बजे बंद करते हैं तो सुबह 7 बजे आती है। अब बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? इन लोगों को इतना एहसास हो, खुद तो बैठे एसी के अंदर, मगर दूसरे के तो ख्याल करें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली की बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की सप्लाई 2750 मेगावाट की जा रही है, जबकि 400 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। सुई सदरन गैस ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने कल से अब तक कोई अदायगी नहीं की। के इलेक्ट्रिक की गैस सप्लाई कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। के इलेक्ट्रिक का सुई गैस को वाजिबात की अदायगी का मामला हल न हो सका। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से अदायगी नहीं की जा सकी। हुकाम का कहना है कि सुई सदरन गैस ने दरामद LNG सप्लाईज को भी अदायगी करना है और इस मामले पर वफाकी हुकूमत से मुसलसल राबिते में है। अदायगी न होने पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कराची के इलाके सोराब गोट के मकीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने के बाद पानी की फराहमी और पानी चोरों के खिलाफ सिंध सेक्रेटरीट के सामने पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करने लगे और महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को उन्होंने खत्म कर दिया।
ہاتھوں میں بینر اٹھائے یہ کراچی کے علاقے سراب گوٹ کے مکین جو شدید گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترسنے کے بعد سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے پہنچ گئے اور سخت احتجاج کیا۔ حسن آباد چوک سے مچھر کالونی تک نیا لین بچھا دیا۔ احتجاج کرنے والوں میں ملک افضل اور دیگر نے کہا کہ مسلسل احتجاج کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر نے یقین دلایا، لیکن واٹر بورڈ انتظامیہ نے تاحال عمل درآمد نہیں کیا، مجبوراً سندھ سیکریٹریٹ آنا پڑا۔ ہمارا تسلیم نہیں کیا کہ جمالی پول سے لے کر اعلیٰ صف تک نیا پیپ ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے۔ حسن آباد چوک سے مچھر کالونی تک نیا پیپ ڈالنا ہے۔ اگر یہ مطالبہ منظور نہیں ہوا تو آج ہم ادھر بیٹھیں گے تو کل ہم کرساس کا روڈ بند کر لیں گے واٹر بورڈ کے سامنے۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج کا صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے نوٹس لیا اور افسران کی یقین دہانی کے بعد راب گوٹ کے علاقہ مکینوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ آزاد نیڈیو، کراچی۔ بتائیں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے دعائے زہرا کے مبینہ اغوا کے مقدمے میں گرفتار ملزمان کو ذاتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ کریں اس حوالے سے ممتاز جمالی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں دعا زہرا کے اغوا سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس میں گرفتار خاتون سمیت 12 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مدعی مقدمے کے وکیل نے موقف دیا کہ لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کرایا گیا ہے۔ دعا کے والد نے موقف اختیار کیا کہ بیٹی کا بیان عدالت میں ریکارڈ کیا جائے۔ کل ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ جو ہیں اس کی 164 یا میڈیکل جو آنا تھا سرٹیفکیٹ، وہ میڈیکل کو جو ہم نے چیلنج کیا ہے، میڈیکل آیا تھا 16 to 17، تو 16 to 17 مینس یہ میجورٹی نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو میجورٹی ایکٹ جو ہے اس کی 18 ایئر اور چائلڈ ریسٹ اینڈ میرج ایکٹ بیس پہ لگتا ہے۔ کل ٹرائل کورٹ کے اندر بچی کو موو کیا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں بچی کو یہاں پہ لے کے آیا جائے، ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا، لیکن آج پولیس کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے بچی کو صبح ہی ظہیر کے ساتھ جو ہے وہ لاہور موو کر دیا ہے۔ یہاں پہ بچی کا 164 کا بیان ہونا تھا اور ظہیر کا یہاں پہ پیش ہونا تھا۔ یہاں پہ بزرگ خاتون عدالت پیشی پر رو رو کر بے گناہی کی دہائی دیتی رہی۔ عدالت نے گرفتار 10 ملزمان کو رہا کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کا نام مقدمے سے خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزمان کو ذاتی مچلکے جمع کرانے اور تفتیش میں ضرورت پڑنے پر پولیس سے تعاون کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ دعائے زہرا اور ظہیر کو لاہور روانہ کر دیا گیا۔ دعائے زہرا PK 302 سے لاہور روانہ ہو گئی۔ پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے کر دعائے زہرا اور ظہیر کو ایئرپورٹ منتقل کر دیا۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پولیس افسران کی ٹیم بھی موجود رہی۔ دعائے زہرا کو لاہور PK 302 سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ دعائے زہرا کی فیملی کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ پولیس نے بچی کو دارالامان سے نکال کر لاہور بھیج دیا۔ دعائے زہرا کے والد کا کہنا ہے کہ سٹی کورٹ پہنچنے پر پتہ چلا کہ دعائے زہرا لاہور پہنچ گئی۔ چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ وہ سوموٹو ایکشن لیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے نیب احتساب کی بجائے انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ نیب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پر کیسز چلاتے رہے، تاہم اب اسے ختم کرنا ملکی مفاد میں ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نے نیب کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کراچی کے احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، احتساب کے اس عمل کا یہ 14 سال سب کے سامنے ہے اور LNG اسکینڈل کیس میں اب تک 54 پیشیاں ہو چکی ہیں، لیکن نکلا کچھ نہیں ہے۔ اگر ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کیا جانا چاہیے۔ آج بھی ایک صاحب نے پیشیاں گری تو 56 پیشیاں انہوں نے بتائی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے کچھ زیادہ ہوئی ہیں، اور یہ نیب کی حقیقت اسی سے یہاں ہوتی ہے کہ نہ ان کیسوں میں کچھ ہے اور نہ ہی عدالتیں بھی مجبور ہیں کہ وہ کیا فیصلے کریں، کیا یہاں پر کارروائی ہو، اور اس وجہ سے آج یہ سب عدالتیں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں۔ اس لیے ہماری تو ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان نے کہا کہ پارلیمنٹ سے آج ایک اور قانون منظور ہو رہا ہے تاکہ انصاف بھی ہو اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نہ کی جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام عسکری اداروں کے کہنے پر نکالا نہیں گیا، لیکن سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی 2 سال تک کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں وزارت قانون کام کر رہی ہے۔ جرنیلوں کا دباؤ نہیں ہے، کچھ قوانین ہیں کہ کون سے جج لگ سکتے ہیں، اس پر 2 رائے ہیں۔
ایک رائے یہ کہتی ہے کہ 2 سال تک جو سرونگ جج ہوتا ہے وہ کوئی اور پوزیشن نہیں لے سکتا. تو یہ اب لا منسٹری کلیئر کر رہی ہے. اگر محبوب باقر صاحب نہ ہو سکے جو ایک ایکسیپٹیبل نام ہے سب کو, تو پھر کوئی اور صاحب کے نام پہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر صاحب میں اتفاق کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال کی کوتاہیاں اور نالائکیاں 4 دن میں ختم نہیں ہو سکتی ہیں, تاہم اب استحکام کا عمل شروع ہو گیا ہے. شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی مزید سماعت بغیر کسی کارروائی کے 17 اگست تک ملتوی کر دی. الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ بھر کے 3000 ڈسپلے سینٹرز میں ووٹوں کے اندراج کا عمل جاری ہے. ملک بھر میں اس مقصد کے لیے 20,000 مرکز قائم کیے گئے. حکام کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت الیکشن کی صورت میں نئی ووٹر لسٹ دستیاب ہوگی. اگر آپ کی عمر 18 سال ہو گئی ہے اور ووٹ کا اندراج کروانا ہے یا ووٹ کہیں اور منتقل کروانا ہے یا نام کی درستگی درکار ہے تو دیر نہ کریں. کراچی کے سرکاری اسکول اور کالجوں میں بنائے گئے 800 سے زائد ڈسپلے سینٹروں میں ووٹر لسٹیں آویزہ کر دی گئیں. ریجنل الیکشن کمشنر کراچی سید ندیم حیدر کے مطابق ووٹر لسٹ تیاری کے بعد کسی بھی وقت عام انتخابات کے لیے دستیاب ہوگی. ووٹر لسٹوں کی تیاری کا کام جنرل الیکشن 2023 کی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں ہمارے جو ووٹر لسٹ ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں. اس میں ہم نے ڈسپلے سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں جا کے یہ فارم نمبر 15, 16 اور 17 استعمال کی جا سکتے ہیں. عام حالات میں وہ جا کے فارم نمبر 21 بھرتے ہیں اور اس پہ وہ ووٹ داخل کیے جا سکتے ہیں. کراچی کی دہلی کالونی میں ڈسپلے سینٹر پر ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی کی وجہ سے ووٹر لسٹوں پر لوگوں کا دھیان کم ہے. تو یہ قومی فریضہ ہے. میں گزارش کروں گا محلے والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو کہ اس میں فرض ادا کریں. 19 تاریخ تک جتنے بھی جس کے بھی ووٹ رہ گئے ہیں 15 نمبر فارم بھر کر اس میں انٹری کرا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ رسپانس بہت کم ہے, جبکہ ہم نے مسجد میں اعلانات بھی کروائے اور مسلسل ہم 9 سے 5 بجے تک بیٹھتے ہیں. سندھ کے 2.5 کروڑ سے زیادہ ووٹر کی تصدیق کے 3000 سے زائد ڈسپلے سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں عوام ووٹروں کا اندراج اور اخراج کروا سکتے ہیں. کیمرامین مطاہر حسین کے ساتھ اقتدار انور, سٹی 21. کو بتائیں سینئر وائس چیئرمین محمد انور میاں نور کا کہنا ہے کہ ایران اور افغانستان چاول اسمگل ہونے سے $1 ارب کا نقصان ہوا. چاول اسمگل نہ کیا جاتا تو ایکسپورٹ $3 ارب تک جا پہنچتی. رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کے سینئر وائس چیئرمین محمد انور میاں نور کا کہنا ہے کہ مقامی مارکیٹوں میں چاول مہنگا ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں بلکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری اور سیاسی عدم استحکام ہے. صرف پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے, ڈالر کی فلیکچوئن کی وجہ سے کوموڈیٹی کے ہر کوموڈیٹی کے 70% جو ہے وہ ریٹ بڑھے. اس میں بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ نے کوئی ایکشن نہیں اٹھائے. اسٹیٹ نے کہیں بھی مارکیٹ کو جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا. محمود انور میاں نور کا کہنا ہے کہ چاولوں کی ریکارڈ سطح پر $2 ارب کی 4 ملین ٹن کی ایکسپورٹ ہوئی. تاہم ایران اور افغانستان چاول اسمگل ہونے سے $1 ارب کا نقصان ہوا. اس سال جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور وہ 4 ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے. اور جو زر مبادلہ ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ سب پاکستان میں جو کرائسس ہے فارن ایکسچینج کا, تو ٹیکسٹائل کے بعد جو ہے رائس سیکٹر کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. جو میں یہ سارے رائس ایکسپورٹرز کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وی ہیو کراس دی ٹارگیٹ آف $2.5 بلین. رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کے وائس چیئرمین نے بتایا کہ محکمہ زراعت سندھ کے تعاون سے 22 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے گا جہاں چاولوں کے بیج سمیت دیگر کھانے کی اشیاء کی پیداوار بڑھانے میں مدد مل سکے گی. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21. گزشتہ بجٹ سے اب تک مالی سال کے دوران ہول سیل کی سطح پر چاول اور کھانے کے تیل کی قیمتیں جہاں 300 گنا بڑھیں تو وہیں صدر گروسری ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے آٹا $150 فی کلو ہونے کی پیشن گوئی کر دی ہے. مالی سال کے دوران گھی, تیل, چاول سمیت اشیاء خودنوش ہول سیل کی سطح پر بے پناہ مہنگی ہوئی, جس کی وجہ ڈالر کی قدر میں عدم استحکام بنی. گروسری ہول سیل ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال میں عوام کو دی جانے والی سبسڈی کو ختم کیا جائے. بجٹ میں پہلی بات تو جو نلکے کھلے ہوئے ہیں نا, نلکے سمجھتے ہیں آپ لیکیج نلکے ہیں, ان کو بند کر دینا چاہیے. جس میں سبسڈی ساری بند کر دینی چاہیے. دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور ایک سفید آتی ہے جس کی اربوں تنخواہ, اربوں کا میٹیریل, ظاہر سی بات ہے کہ سبسڈی آئٹم والے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تو باہر بکتی ہیں,
और 25% पे ये लाइन लगा के देते हैं पोर्श इलाकों में। इनको फिलफोर बंद कर दिया जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि अरबाब इख्तियार की जानिब से बरवक्त सस्ती गंदुम की खरीदारी नहीं की गई, जिसके सबब आटे की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। गंदुम पे सब्सिडी जो फ्लोर मिल वालों को दी जाती है बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि वो आटा सस्ता फराम नहीं करते। इसके मुतबादिल गवर्नमेंट अपने फ्लोर मिल हर शहर में तादाद में बढ़ाए और उन पे आटा फराम करे ताकि कंपटीशन पैदा हो। देखें, वक्तन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। कमर तोड़ महंगाई ने अशिया ज़रूरिया का हुसूल मुश्किल बना दिया है। बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए जामे इक़दामात से शहरियों को रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहरी कायद में बजट के माली साल 2021-22 से अब तक एक साल के दौरान डिटेल की सतह पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। यही वजह है कि डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस महंगी हुई। गुज़िश्ता साल बजट से लेकर अब तक महंगाई का जिन बेकाबू रहा। माली साल के दौरान 2.5 नंबर आटा 27 रुपये, फाइन आटा 32 रुपये बढ़ा, जबकि चक्की का आटा 30 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। दूसरी जानिब दालों की कीमतों में 10% तक इजाफा हुआ। चावलों की कीमत में 50% इजाफा। महंगाई के मारे आवाम को डब्बे का दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया। दूध 30 रुपये महंगा होकर 180 रुपये लीटर तक पहुँचा। एक साल के दौरान खाने का तेल 256 रुपए किलो से बढ़कर 600 रुपए तक आ गया। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना था कि माली साल के दौरान महंगाई की ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी। महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन अब इजाफा जो है किस वजूहात की बिना पर हुआ। पहली वजूहात तो यह है कि पेट्रोल, गैस और बिजली और डॉलर की कीमतें पर इजाफा होता रहा, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो इम्पोर्ट आइटम थी वो भी महंगी हो रही लोकल उसके साथ साथ सब महंगाई हो गई। आसमान से बातें करते महंगाई ने आवाम की भी चीखें निकाल दी। बोले, अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने नींदें हराम कर दी। दालें भी बहुत महंगी है, दूध भी बहुत महंगा, सब कुछ महंगा है। एक चीज़ के साथ सब चीज़ें बढ़ती हैं। अकेली चीज़ बढ़ेगी, लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल ही ख़त्म है समझे तो। सर, महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत महंगाई होगी। जो 2021 में बजट आया था उसके लिहाज से जो अभी बजट आ रहा है उसके अंदर जो पीरियड बना है उसके पीरियड के अंदर तो 3 गुना महंगाई ज़्यादा हो चुकी। आप दालें उठा के देख ले, ऑयल उठा के देख ले, जो पहले मिलता था 290 रुपये का ऑयल, अब वो 620 रुपये का ऑयल चल रहा है। माली साल में महंगाई के तूफान ने जहां ताजिरों और दुकानदारों को कारोबार करना मुश्किल बना दिया, तो वहीं शहरी भी हुकूमत पर तनकीद करते दिखाई दिए। कैमरामैन फरहान के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहरी कायद में एक ऐसा हुनरमंद मौजूद है जो टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वॉश रैकेट्स के टूटे नेट मरम्मत करके इनको नया बना देता है। महंगाई के इस दौर में दानिश का हुनर खिलाड़ियों के लिए किसी मदद से कम नहीं। ये मनाजिर हैं कराची के एम ए जिन्ना रोड के, जहां फुटपाथ पर मौजूद दानिश पुराने बैडमिंटन, स्क्वाश और टेनिस रैकेट्स की नेट को बदलने में महारत रखते हैं। दानिश के हाथ किसी माहिर की तरह बुनाई में मसरूफ हैं। कहते हैं कि बहुत कम मजदूरी में वो रैकेट की बुनाई करते हैं, जिससे वो नया हो जाता है। जी, ऑटो मशीन भी है, ये मैनुअल मशीन भी है। जैसे बाहर कंट्री में काम होता है वैसे हम भी काम करके देते हैं, और पंजाब में होता है, और कराची में सिर्फ मेरे पास है वो मशीन। टेनिस कोच करीम गुल का कहना है कि रैकेट बहुत महंगे हैं। दानिश की वजह से कुछ पैसों से ये नए हो जाते हैं और खिलाड़ी खेल सकते हैं। बाज़ 1500 भी है, 2000, 5000 भी है। जो एक्सपोर्ट जो बाहर से आती है 5-5 हज़ार की भी स्ट्रिंग डिपेंड करता है। दानिश जैसे हुनरमंद माशरे का सासा होते हैं। महंगाई के इस दौर में खिलाड़ियों को कम उजरत में रैकेट मरम्मत करके देना इनका खेल और खिलाड़ी दोनों पर एहसान है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ महमूद रियाज, सिटी 21।